देखिए, ये यहाँ भी हो रहा है, हमारे देश में विदेश की भी कमेंट्रीज आ रही हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई और ये बायलैटरल नहीं है रहा। बायलैटरल क्यों नहीं रहा? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने 370 और 35A को हटाया, उसके बाद हमने देखा पीएलए भी आके ईस्ट लद्दाख में बैठ गया, अभी भी बैठा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, हर बार और रेगुलरली उनके प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक कोई भी स्टेटमेंट आती है, कोई भी अफसर बड़ा बोलता है, वो ये कहता है कि हम जो है, चाइना जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, जिसको शायद आप संप्रभुता बोलते हैं, संप्रभुता, हाँ, तो वो उसको सपोर्ट करती है, उसके साथ खड़ी होगी। इसका मतलब ये हुआ, अब ये जो हमें देखना है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं रहा है, ये अब ट्रायंगुलर हो गया है। जो हमें बात समझनी है, उसमें अब चीन है, उसमें पाकिस्तान है और उसमें इंडिया है। अब जैसे अब आपकी सवाल पे आते हैं, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर जंग होती है, चाइना जंग में आने की उसको जरूरत नहीं है। वो बिना जंग में आए हुए उसके पास इतनी ताकत है कि वो पूरी लड़ाई को पाकिस्तान के हक में उसको पूरा शिफ्ट कर सकता है। और वो मैं आपको बताता हूं कैसे कर सकता है। पहले देखिए, जो अभी हमको मालूम है, हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स बहुत सारी एयर मार्क्ड है, वहां बैठी है, आर्मी बैठी है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे चीन के साथ इस समय। तो अगर लड़ाई होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, पहली चीज वो क्या करेंगे, वो अपनी जो एक्टिविटी है, जो पीस टाइम की या जो प्रिपरेशन किया, उसको बढ़ा देंगे, अपनी इंफॉर्मेशन वॉर शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये है कि जितना भी हमारा सामान चीन के खिलाफ हमने लगाया है, हम उसको वहां से नहीं निकाल पाएंगे पाकिस्तान की लड़ाई के लिए, तो वो हमारा वहीं रह गया, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, हमने काफी ज्यादती करी है कश्मीरियों के साथ, हमने उनको बहुत बार बिट्रेल करा है। तो अब ये सही होगा अगर हमारे, और जनरल समझते हैं इस बात को, कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होती है तो जो हमारी इंटरनल लाइंस है, जहां से कि लॉजिस्टिक्स जाएगा, खाना जाएगा, एम्युनिशन जाएगा, वो सिक्योर नहीं होगा। तो आरआर राष्ट्रीय राइफल के अलावा हमें रेगुलर फौज भी वहां लगानी पड़ेगी। अब आप देखिए, यहां हमने भी फौज लगा दी। अच्छा, उसके बाद देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग सीधी जंग नहीं होगी इस बार। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनको मदद मिलेगी वहां से। जहां तक बैटलफील्ड का सवाल है, वहां पर उनको सबसे बड़ा फायदा जो हिंदुस्तान को नहीं होगा वो ये है कि उनको पूरी सर्विलेंस की कैपेबिलिटीज, उनको पूरी बैटलफील्ड देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बेदू सैटेलाइट है चाइना के, वो पाकिस्तान को अवेलेबल होंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान मिसाइल्स फायर करेगा, जिसके लिए उसको सैटेलाइट की मदद चाहिए, वो सब चाइना उसको प्रोवाइड करेगा। अगली बात सुनिए, जब लड़ाई होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो वो नंबर्स की लड़ाई होती है। हमारे तो वैसे ही एयरफोर्स चीफ बोल रहे हैं मेरे पास हवाई जहाज नहीं है। अब उनके कुछ हवाई जहाज जो है वो चीन के लिए उनको रखने पड़ेंगे, हवाई जहाज वैसे ही कम है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जंग के अंदर आपके पास स्पेयर पार्ट होने चाहिए, क्रिटिकल असेंबलीज होनी चाहिए, आपके पास एमुनिशन होना चाहिए, और ये रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए। उनकी होगी, हमारे को दिक्कत होगी। उनकी इसलिए होगी क्योंकि 2021 से उन्होंने अपने नुमाइंदे जो है पाकिस्तान मिलिट्री के, वो चीन में बिठा रखे हैं, तो वो रेगुलर सप्लाई करेंगे उसको, तो यहां भी उनको एक फायदा होता है। अच्छा, अगला क्या है, आज आपने देखा होगा 2020 में भी हमारे साइबर अटैक हुए थे बॉम्बे में, वो पावर प्लांट, ये सारी चीजें बंद हो गई थी कोई 48 आवर्स के लिए, फिर बताया गया साहब ये चीन से करे हैं। अब चीन ने कहा हमने नहीं करे हैं। कहने का मतलब ये है, वो जो साइबर अटैक होते रहते हैं उसको हम बोलते हैं साइबर रिकॉनेसेंस। उसके थ्रू ये साइबर क्या होता है, बहुत छोटी सी बात ये है, जैसे अब हर चीज में कंप्यूटर आ गए हैं। हमारे जो पावर स्टेशन है वहां कंप्यूटर है, हमारे बैंक में कंप्यूटर है, एटीसी एयरपोर्ट में कंप्यूटर है, रेलवे में कंप्यूटर है। तो वो जो साइबर जो होती है वो इसके थ्रू चलती है और वो उनको बंद कर देती है। अब वो सारा जो है वो कर चुके हैं रेकी, ये साइबर अटैक से। अब उनको साइबर वॉर करनी है। साइबर वॉर आज तक कभी नहीं हुई, पर उनके पास आज क्षमता है वो करने की। इसका कहने का मतलब ये है कि वो पूरी हमारी कार्रवाई, सिविलियन लाइफ को, हमारी ट्रेनों को बंद करवा सकते हैं, एटीसी बंद करवा सकते हैं, क्योंकि अगर एटीसी काम नहीं करेगा वो बताएगा नहीं हवाई जहाज को जाने के लिए, ऊपर एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद उनके पास बहुत सारी काबिलियत है जो एंटी सैटेलाइट की है, जो एंटी सैटेलाइट की कैपेबिलिटी है। उससे वो क्या होगा, ये जितना भी हमारा काम सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है, बैंक्स वगैरह का, वो सब बंद हो जाएगा। अब देखिए, कल स्टेटमेंट आई है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उनसे जब कहा गया कि आप मीडिएट करिएगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा वो खुद अपना मसला हल कर लेंगे, क्योंकि उनकी बात समझ में आ गई है। उनके सलाहकारों ने उनको बताया होगा कि देखिए साहब, ये ट्रायंगुलर मामला है,
अभी हमको उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी कहने का मतलब ये है कि अच्छा, फिर उनके पास काबिलियत है, जो इंटरनेट आता है हमारे इंडिया में, आप जानते हैं इंटरनेट जो होता है वो अंडरग्राउंड सी से आता है, तो वो उनके पास जहाज हैं, हमारे पास नहीं है वो, जिससे कि वो अंडर सी केबल्स काट सकते हैं। कहने का मतलब ये है उनके पास काबिलियत है कि बिना हाथ दिखाए हुए अपना हमारे पूरे देश में एक अशांति का माहौल बना सकते हैं। तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे पास असला अभी है नहीं, चीफ्स हमारे कह रहे हैं सामान नहीं है, रेगुलर सप्लाई नहीं होगी। तो साहब ये बातें तो फौज को समझ में आती है ना, उन्होंने प्रधानमंत्री को बताई होंगी। तो वो सवाल ये है कि वो बालाकोट क्या कर सकते हैं, आप वो भी नहीं कर सकते। वो एक ही बार होता है, दूसरी बार वो तैयार है। सानी साहब, आपने बहुत करीने से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन एक सवाल मेरे मन में यह है कि इसका मतलब यह है कि आप मान के चल रहे हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तरीके की जंग के आसार बनते, या जंग होती है या युद्ध होता है, तो चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान की मदद करेगा, और चाइना पाकिस्तान की इस हद तक मदद करेगा कि वो भारत के इंटरनल मामले में जो साइबर वॉर है उसको इनिशिएट कर सकता है और भारत को एक तरीके से पूरी तरीके से पैरालाइज कर सकता है। या आप मान के चल रहे हैं कि चाइना न्यूट्रल नहीं रहेगा? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि चाइना न्यूट्रल रहे? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं पाकिस्तान के बीच में हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में चीन अपना हाथ नहीं दिखाएगा। चीन सिर्फ अपनी हरकत एलसी पे ज्यादा करेगा। उसके पास बिना हाथ दिखाए आज काबिलियत है, क्योंकि चीन के लीडर्स ने बार बार कहा है। आपको मैं एक बात और बताता हूं कि हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को। बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं है, शी जिनपिंग आए थे मोदी से मिलने के लिए अक्टूबर 2019 में चेन्नई महाबलीपुरम में, आपको याद होगा। वहां पर ये प्रपोजल था शी जिनपिंग का, जो हमारी प्रेस ने कैरी नहीं किया, उनको बताया नहीं गया। ये हिंदू में आई थी खबर, और प्रपोजल ये था, शी जिनपिंग ने कहा था कि देखिए, ये बात हुई थी जब अगस्त 2019 के बाद, जब हमने 370 हटाया, ये अक्टूबर में हुई थी मीटिंग। उसमें उन्होंने कहा था कि शांति की जरूरत है डेवलपमेंट के लिए इन द रीजन, तो शांति होनी चाहिए तीनों के बीच में, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। मतलब उन्होंने वो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप भी बना दिया, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। कहने का मतलब ये है, अभी ये बायलैटरल मसला नहीं है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। बार बार चाइना नहीं बोलता है कि मैं सपोर्ट करता हूं पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को। तो इसको हमें देखिए, जब भी जंग होती है, आप जंग क्यों लड़ते हैं? आप जंग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि कुछ मसले हैं जो बातचीत से हल नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए आपको यूज ऑफ फोर्स करना है। मतलब आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जब वो हासिल ही नहीं आप कर पा रहे हैं और अगर उसमें आपका नुकसान हो रहा है, तो आप किस बात की जंग कर रहे हैं? सवाल ये है ना। बिल्कुल। आपने एक तरीके से ये कहा कि प्रिटेंस ऑफ वॉर एंड वॉर, आपने इसमें फर्क करने की कोशिश की। यानी जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो एक तरीके से प्रिटेंस ऑफ वॉर थी, और आपने कहा कि 2 बार भारत उसका इस्तेमाल कर चुका है, तीसरी बार उसका कोई असर नहीं होगा, और अगर करेगा तो पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार रहेगा। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, क्या वाकई में ये अपने आप में इसका कोई एडवांस स्टेज भी हो सकता है, कोई एडवांस फेज भी हो सकता है जो पाकिस्तान को सरप्राइज करे? जी, पहली तो ये बात है कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जो आर्मी ने करी थी। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये जयशंकर उन दिनों जो थे 2016 में, ये फॉरेन सेक्रेटरी थे हिंदुस्तान के। इन्होंने एक बयान दिया था पार्लियामेंट की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी को, जिसमें इनसे पूछा गया था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या थी। तो इन्होंने सच बोला था कि ये लो लेवल काउंटर टेरर ऑपरेशंस थे एलओसी की दूसरी तरफ, जिसमें की कोऑर्डिनेशन थी और सरकार ने इसके वो टुक दी ओनरशिप उसकी। तो वो कुछ भी नहीं था, ये तो था आर्मी का। तो मतलब वो मिलिट्री ऑपरेशन था ही नहीं। और दूसरा, मैं क्यों कह रहा हूं वो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा करते हैं काम जिससे आप उसको अनाउंस नहीं करते, जो उस समय के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे रणबीर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें यह कहा था, पहला स्टेटमेंट, कि हमने कल सर्जिकल स्ट्राइक करी और हमने पाकिस्तान को उसकी इतला कर दी। अरे वो सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ रही अगर आपने उसको इतला कर दिया? तो ये इसका सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट था। और जहां तक बालाकोट का ताल्लुक है, देखिए बालाकोट उसी कैटेगरी में आता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, ना तो जो डैमेज असेसमेंट हमने किया, हम कहते हैं कि साहब हम बालाकोट में गए थे, तो वो कहाँ है डैमेज असेसमेंट? अगर एयरफोर्स ने दिया था सरकार को, सरकार ने तो शेयर नहीं कराया है वो भी अच्छा। उसके बाद जब अगले दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिन दिहाड़े आकर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, शाम के टाइम ये कबूला, ये माना इंडियन एयरफोर्स ने रिकॉर्ड पर कि दिस वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, पर किया कुछ नहीं। तो वो लड़ाई कहां से थी?
तो सवाल कहने का ये है कि उसको करने का क्या उसको फायदा हुआ। आप भी जानते हैं, मैं जानता हूं, सब जानते हैं कि 2019 में बहुत बड़ी मैंडेट के साथ सरकार वापस आई। तो कहने का मतलब बहुत सीधा सा ये है कि वो अब जो है अलर्ट है, उनकी एयरफोर्स अलर्ट है, उनकी अब वो आप एक ही बार कर सकते हैं ऐसे काम, दोबारा नहीं कर सकते। नाउ दे विल रिटेलिएट द वे दे वांट टू रिटेलिएट विद द सपोर्ट ऑफ चाइना। ये चाइना का फैक्टर अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपने एयरफोर्स का जिक्र किया कि एयरफोर्स के चीफ ये कह रहे हैं कि उनके पास प्लेन नहीं, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये भी एक बात है। हमने ना एक नैरेटिव बनाया हुआ है मेक इन इंडिया। मैं खुद चाहता हूं, आप चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो तगड़ा देश हो, पर सवाल ये है मेक इन इंडिया तब करेंगे आप अगर आप उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसे डालेंगे। आप देख लीजिए सरकार ने कितना पैसा R&D में डाला है, वो है ही नहीं। तो बेसिकली जो काम पहले होता था आज भी वही हो रहा है। वहां से आती थी वो किट्स आती थी, यहाँ असेंबल होती थी, बिल्कुल वही हो रहा है। अब उसको एक नाम दे दिया गया है मेक इन इंडिया। और ये कोई छुपी बात नहीं है, मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज शेयर नहीं कर रहा हूँ जो क्लासिफाइड है, सबको पता है। अच्छा, अब इसका क्या हुआ नतीजा? अभी हम देख रहे हैं जितनी भी खरीदारी हो रही है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रही है। अब जैसे हमने रफाल खरीदे, जो एयरफोर्स की थी उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, प्रधानमंत्री गए और कम लेकर आ गए। अब वो हमारा पड़ा हुआ है प्रॉब्लम कि 114 हमें और चाहिए। अब वो कहां से आएंगे? पहले ये कह रहे थे कि साहब हम यहाँ मेक इन इंडिया करेंगे। अरे बाबा, मेक इन इंडिया आप क्या क्या चीज कर रहे हैं, उसमें किस किस चीज में आप, ये तो जो हमारे डिफेंस के जर्नलिस्ट हैं उनको इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि साहब क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इधर से DRDO दिलासा देता है कि हम बनाएंगे। अब अगर आप बाहर से खरीद रहे हैं तो उसमें फिर सरकार अपनी मर्जी से कितना लेना है वो ले लेती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अभी क्या कहा जा रहा है कि HAL बनाएगा, ये LCA बनाएगा, LCA Mark 1, Mark 1A सब बनाएगा। वो चीफ ने कहा है, जो एयर चीफ मार्शल AP सिंह है, उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा है कि जो HAL का रिकॉर्ड है जहाज बनाने का वो बहुत सुस्त है, उससे हमारा काम नहीं हो रहा है। और वो ठीक कह रहे हैं, वो इंसान रिस्पॉन्सिबल है, वो परेशान है, ये दिक्कत है। तो उनको वो मदद क्यों नहीं दी जा रही? अगर क्योंकि आज की तारीख में जो थिएटर ऑफ वॉर है, पहले पाकिस्तान था, अब वो चाइना के साथ भी खुला हुआ। आपकी प्रिपेयर्डनेस एक साथ दो फ्रंट पे होनी चाहिए। गलवान घाटी के बाद से बिल्कुल साफ है कि आप चाइना का वो बॉर्डर बिल्कुल खुला छोड़ नहीं सकते, वहां भी हमको कम से कम एयरफोर्स की जरूरत चाहिए होगी, और इधर पाकिस्तान। तो क्यों ऐसा हुआ कि हमारे आर्मी चीफ को अब बेबसी का इजहार करना पड़ रहा है, या वो कह रहे हैं हमारी तैयारी नहीं है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब बहुत सीधा है कि आप ये देखिएगा कि पहले कभी भी अंटिल प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हमारे दोनों फ्रंट कभी लाइव नहीं हुए, कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है, पहली बात। अच्छा, ये मई 2014 में बने प्रधानमंत्री, अक्टूबर 2014 में इन्होंने अपनी पहली कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस करी जिसमें ये बताया कि आपका रोल जो है, जो एनिमी है वो अनविजिबल है, थ्रेट इज नोन। वो एक लाइन है जिसका मतलब ये है कि आपका जो रोल काउंटर टेरर का है उसको फॉर्मलाइज कर दिया कि आप वो करिएगा। अगर आप काउंटर टेरर कर रहे हैं तो आप अपनी डिटरेंस की क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ा रहे हैं। अगली बात सुनिए, आप याद करिएगा, ये गए थे हमारे प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री की बात नहीं है, ये सोच है। ये प्रधानमंत्री गए थे, प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे 2023 में। तब ये एक लाइन उन्होंने बोली थी, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अब ये एरा नहीं है लड़ाई का। अरे बाबा, जब जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, दिस इज द एरा ऑफ वॉर। तो ये अंदर सोच बनाई गई है पूरे देश, ये इंडियन आर्म फोर्सेस को भी मैं जानता हूं क्योंकि बहुत लोग मेरे से बात करते हैं कि साहब लड़ाई होगी ही नहीं। ये एक सोच बना दी है। अब वो सोच तो सरकार ही बदल सकती है ना, या उनके आला अफसर बदल सकते हैं इंडियन मिलिट्री के, पर ये सोच है कि साहब लड़ाई नहीं होगी। अब कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास। बट सानी साहब बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं, क्योंकि बाहर का परसेप्शन ये कि भारत तो घर में घुस के मारता है, या भारत जो है वो मुंहतोड़ जवाब देता है, और ये परसेप्शन बाहर। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे यहाँ कोई हमला होगा तो भारत की सेना पाकिस्तान में घुस के उसका जवाब देगी। लेकिन जो आप बता रहे हैं वो तो एक ऐसी चीज है जो शायद हमको जानकारी ही नहीं थी कि ये एक परसेप्शन भारत की जो डिफेंस ब्यूरोक्रेसी है, या जो डिफेंस का एस्टैब्लिशमेंट है, वहां इस तरीके की सोच है। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता आपको? देखिए, हम आज की डेट में ये एक पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं, उस पर आप ज्यादा अहमियत ना दीजिएगा कि हम क्या करेंगे। अच्छा, अब दो बातें हो गई हैं। अब बहुत सारे हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो शाम को टेलीविजन पे बैठते हैं और वो ये सब बात बोलते हैं। देखिए, मॉडर्न वॉर बहुत अलग है। शायद मैं ही एक हूं जिसने उस पर एक किताब लिखी है, द लास्ट वॉर, 2022 में आई थी, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी यूज्ड इन वॉर बाय चाइना। अच्छा, वो तो एक बात छोड़िए आप। तो मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, और जो हो रहा है
लाइन ऑफ कंट्रोल पे दोनों तरफ से स्मॉल आर्म्स ज्यादा फायर हो रहे हैं। और क्या हो सकता है कि इंडिया ने कहा है कि हम साहब सीज फायर खत्म कर देंगे, तो फिर दोनों तरफ से तोपें शुरू होंगी, आर्टिलरी चलेगी, दोनों तरफ से चलेंगी। अच्छा, फिर हम रेड कर सकते हैं। रेड का मतलब ये होता है कि हमारे जवान, हमारे छोटे छोटी टुकड़ियां जो है उनको पोस्ट को जाके डिस्ट्रॉय करती है, फिर वो भी करते हैं। ये सब 90s में होता था, हम इस रास्ते को तय कर चुके हैं पहले। तो हम इससे ज्यादा भी कुछ नहीं कर सकते हैं अनलेस हमको लड़ाई करनी है। और लड़ाई, देखिए, लड़ाई करने के लिए एक पॉलिटिकल विल भी चाहिए होती है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमने बार बार देखा है कि हमारी प्रेजेंट सरकार के साथ पॉलिटिकल विल नहीं है। हमने उनकी एक आपको मिसाल दे देता हूँ, 19 जून 2020 की स्टेटमेंट याद करिएगा, गलवान के हुई थी, वो पॉलिटिकल विल की बात है। तो कई बार इसमें एग्जांपल्स हैं, वो भी ये सब चीजें जो हमारे एनिमीज होते हैं, एडवर्सरीज होते हैं, वो इन सब चीजों को असेस कर रहे हैं कि साहब आपके पास काबिलियत कितनी है, आपने कितनी ट्रेनिंग करी है, उसमें आपकी कितनी पॉलिटिकल लीडरशिप में विल है लड़ाई करने की, ये सब चीजें देखी जाती हैं। बट सानी साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ये जो न्यूक्लियर स्टेट है, यानी पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है और भारत के पास भी परमाणु बम है, क्या इसकी वजह से दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने से बचेंगे या डिटरेंस का काम करेगा? ये भी एक सोच है जो गलत है। अभी रशिया की और नेटो की यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। पुतिन के पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पर वो क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। देखिए, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होता है लास्ट रिसोर्ट, जब कन्वेंशनल वॉर में आप जो है अपनी सॉवरेनिटी हार गए हैं, तब आपके पास है, तो वो स्टेज आती ही नहीं है। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान आज बोलता है मेरे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, उसका मतलब ये होता है कि जो फील्ड कमांडर है, जैसे कि कोर कमांडर है, आर्मी कमांडर है, उनको भी देने चाहिए, उनको नहीं दिए उन्होंने, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल वो जनरल हेडक्वार्टर पिंडी के पास है। तो बेसिकली वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी स्ट्रेटेजिक वेपन है। कहने का मतलब है, ये अगेन एक टेलीविजन का नैरेटिव होता है कि हमारे पास बम आ गया। अरे बाबा, बम तो ठीक है, अच्छा है आपके पास आ गया, एक लेवल पे आपने उसपे वो बना दिया, मतलब सीलिंग लगा दी, पर लड़ाई तो अभी भी होगी, क्योंकि लड़ाई तो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी से होती है भाई। तो वो आपको तगड़ी करनी है अपनी, उसका न्यूक्लियर वेपन से कुछ नहीं होगा। हमारी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान के प्रति कितनी कॉम्पिटिटिव है? 34 साल से आप काउंटर टेरर ऑपरेशंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने 34 साल में वो कैपेबिलिटी बनाई ही नहीं। वो कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि आज चाइना बैठा है आके ईस्ट लद्दाख में, हम क्या उसको फिजिकली उठा के बाहर फेंक सकते हैं? नहीं, बैठा है वो। क्यों बैठा है? क्योंकि हम जानते हैं उसके पास डिटरेंस है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि मैं इंडिया के साथ लड़ सकता हूं, और वो लड़ा है। ये भी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बहुत जंग हुई है। पहली जंग हुई थी कश्मीर की, 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लाइन बनी थी, मिलिट्री लाइन बनी थी। वो आज भी कायम है, दूसरे नाम के साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन मिलिट्री के पास कभी भी किसी जंग में, चाहे वो 65 की हो, 71 की हो, इतनी ताकत नहीं थी कि उस लाइन को खत्म कर सकते। देखिए, बांग्लादेश एक अलग केस है, वहां तो पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसको पूरी लॉजिस्टिक्स, इंडिया जो है 1000 किलोमीटर उससे फ्लाई, वो तो इट वाज अ गॉन केस। बट सवाल ये है कि पाकिस्तान को आपने जंग में कभी हराया ही नहीं है, डिसाइसिवली कभी नहीं हराया है, तो इसलिए वो आज यही कर रहा है। अगर हमारे पास अच्छा कोई डिफेंस मिनिस्टर होता, देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर जितने भी रहे हैं, उन्होंने कभी अपने ऑफिस के काम को सीरियसली नहीं लिया। उसका अगर लिया होता तो आज 34 साल में क्या हमने एक काबिलियत नहीं बनाई होती, और क्या हमने एक सबक नहीं सीखा होता 71 की लड़ाई से? 71 की लड़ाई में फील्ड मार्शल मानिक शॉ को बताया कि आप लड़ाई शुरू करिएगा, उन्होंने कहा मुझे 6 महीने चाहिए प्रिपरेशन के लिए। हम तब से ये मालूम होना चाहिए था कि जब भी इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी तो उसमें प्रिपरेशन टाइम नहीं है बाबा, तो आप वो तैयारी करके रखिए। वो नहीं है तैयारी, अगर आज तैयारी हो तो वो क्यों करेगा? आप मुझे बता दीजिए। काउंटर टेरर ऑपरेशन काम कर रहे हैं चीन के खिलाफ, नहीं। सानी साहब, अब चूंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, तो मेरा एक सवाल जो मेरे मन में है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान का जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, क्या उसकी सोच में पिछले दिनों कुछ बदलाव आया है? किस बारे में? कैसा बदलाव? जो जैसे कि जनरल मुनीर ने ये 2 नेशन थियरी की बात की,
उसके पहले जनरल बाजवा थे, तो वो तो टू नेशन थियरी की बात नहीं करते, तो एक तरीके से रेस्ट्रेंट की बात करते थे। व्हाट हैज चेंज जिसकी वजह से जनरल मुनीर इस तरीके की बातें कर रहे हैं? So what has changed is very obvious कि मुनीर जो है, he is under domestic pressure, he is under international pressure, he the nation, आवाम जिसको बोलते हैं, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, कहीं भी